नमस्कार दर्शकों, आज कारगिल विजय दिवस पर भोपाल दूरदर्शन परिवार आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता है। जी हाँ दर्शकों, देश पर कभी कभी संकट के ऐसे बादल छा जाते हैं जब उनसे निपटने के लिए देश की तीनों सेनाएं अपना सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये वो वीर सैनिक होते हैं जो सोचते नहीं हैं अपने परिवार के विषय में, जो सोचते नहीं हैं अपने जीवन के विषय में, वो सोचते नहीं हैं अपनी खुशियों के विषय में, वो सोचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ देश के मान सम्मान और देश के नागरिकों के हित के विषय में। ऐसे ही वीर जवानों ने एक ऐसा संकट का समय आया देश पर जबकि कारगिल का युद्ध छिड़ा। इन वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च न्योछावर करके देश को गौरवान्वित किया। वो पल था कारगिल विजय दिवस। और आज जबकि हम मना रहे हैं देश का वो वीर दिन, तो चलिए क्यों ना उन दिनों की यादें कुछ ताज़ा की जाए। कैसे हुआ वो युद्ध, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे देश के वीर जवानों ने देश का नाम रोशन किया। और आज कारगिल विजय दिवस पर कुछ विशेष जानकारियां देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, हमें गौरवान्वित करने के लिए श्री प्रणव मिश्रा जी। ये रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी से हैं, तो क्यों ना इनका स्वागत किया जाए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत खुशी और बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज आपके साथ स्टूडियो में बैठकर। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या था वो युद्ध, क्या महत्व था, कैसे देश ने उसको अपना एक दिन घोषित करने के लिए क्या क्या न्योछावर किया। तो प्लीज़ आप बताएं हमारे दर्शकों को कि कारगिल विजय दिवस का महत्व क्या है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 की आज से ठीक 26 साल पहले जो कारगिल की ऊंचाइयों पे, चोटियों पे जो घुसपैठिए आ गए थे, पाकिस्तान के घुसपैठिए आ गए थे जी। उनको हमारे फौजियों ने, हमारी सेनाओं ने मिलकर वापस खदेड़ा। जी। कारगिल जो है अपने में एक विश्वासघात की घटना है जी। कि पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। और जो कारगिल विजय दिवस आज हम मनाते हैं वो सेना के अदम्य साहस, वीरता और राष्ट्रीय एकजुटता का ये एक प्रतीक है। और उसी के लिए हम इस चीज़ को आज 26 जुलाई को जो है हम कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। जैसा कि आपने बताया कि 26वां हम ये विजय दिवस मना रहे हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि कुछ स्लोगन भी दिया जाता है हर साल? हर साल कुछ कुछ स्लोगन्स आते हैं, जो नारे ये होते हैं। तो था रिमेंबर, रिजॉइस, रिन्यू, यानी याद करिए, हाँ जी, उसमें खुशी मनाइए जी, और उसी संकल्प को दोबारा जो है जी, प्रेरित, अपने आप को प्रेरित करिए। एक वो है। उसके बाद है श्रद्धांजलि वीरों को, संकल्प राष्ट्र रक्षा का। तो ऐसे करके कई 7-8 स्लोगन्स इन वर्षों में आए हैं। जी जी जी। अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कुछ युद्ध के विषय में कि जब एक देश के जवानों को पता चलता है कि हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर अब संकट आया है, वो कैसा क्षण था, कैसे जवानों को, क्योंकि कुछ छुट्टी पर गए हुए होंगे, कुछ कहीं कुछ और बिजी होंगे, कुछ और भी जगह पर इंटरेक्ट होंगे, उन सबको इकट्ठा करना, उस युद्ध की जानकारी कैसे मिली, कैसे शुरू हुआ युद्ध, उस विषय में। तो देखिए, आपके जो प्रश्न है उसको मैं 2 भाग में, हाँ जी, इसका मैं जवाब दूंगा। जो पहला भाग है कि कैसे इकट्ठे पता चला और कैसे इकट्ठे हुए जी, तो उसका ये जवाब है कि हम लोग निरंतर, जो फौज है वो निरंतर स्थिति पर नज़र रखे रहती है, नंबर 1। नंबर 2 कि इकट्ठे कैसे, ये क्या हुआ, तो हमारी ट्रेनिंग ऐसे निहित है, हाँ जी, कि हम हर वक्त जो है किसी भी कंटिंजेंसी के लिए हम तैयार रहते हैं जी। और मतलब ऐसा भी हुआ है कि तो जो मुझे बहुत अच्छे से याद है अभी भी,
2001 में जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, हाँ जी, तो 6 घंटे के अंदर हम लोग मोबिलाइज करके पूरा और अपने कैंटोनमेंट से निकल गए थे बॉर्डर के लिए। वाह। तो ये हमारे फौज की हमारी ट्रेनिंग में, और आज की तारीख में भी अगर मान लीजिए लोगों को लगता है कि अभी तो पीस टाइम है और फौज क्या कर रही है, तो फौज उसी दिन की तैयारी कर रही है। क्योंकि अचानक सोते हुए उठ के तो कोई नहीं आ सकता है, आपको हमेशा तैयार रहना है। तो फौज जो है उसी दिन की तैयारी कर रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारा नेबरहुड ऐसा है जी, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो ऐसे हैं कि हमारे लिए हमेशा संकट पैदा करते रहेंगे। हाँ जी। और उस चीज से बचने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए फौज को हमेशा तैयार रहना होगा। और मैं इसके आगे कहूँगा कि न केवल फौज बल्कि हर एक नागरिक का दायित्व है जी कि वो इस चीज के बारे में जागरूक रहे। हाँ जी। और इस चीज के बारे में सतर्क रहे। बहुत बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है जी। वो युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ उस विषय में। हाँ जी, वो दूसरा पार्ट जी, कि कारगिल जो है ये श्रीनगर और लेह के बीच में है। हाँ जी। एक तरफ है श्रीनगर से जब कारगिल आते हैं तो जोजिला पास आता है जी, और लेह रीजन में जाने के लिए उसके बाद लेह से जब सियाचिन की तरफ जाते हैं तो खरदुंगला पास आता है। जो नेशनल हाईवे 1 है वो इस राजमार्ग मेन ये है। उन दिनों अभी तो कई ऑल्टरनेटिव सड़कें डेवलप हो रही हैं जी, बट उन दिनों ये एक मेन था जो कि सियाचिन ग्लेशियर को, जिसे हम विंटर स्टॉकिंग कहते हैं, यानी जाड़ों में रसद, जाड़ों के लिए रसद को स्टॉक करना। अच्छा। तो विंटर स्टॉकिंग के लिए ये सड़क जो है बहुत प्रोमिनेंटली, मतलब 90% इस पे ट्रैफिक जाता था। अच्छा जी। तो पाकिस्तान एंड ये जो पहाड़ियाँ हैं कारगिल क्षेत्र की, ये 13 से 18 हजार फीट की हैं, बेहद दुर्गम। हाँ जी। एकदम खड़ी चढ़ाई जी, पॉइंटेड हाइट्स। पाकिस्तान की तरफ से जो है अप्रोच सिंपलर है। अच्छा। हमारी तरफ से खड़ी चढ़ाइयाँ हैं। ओहो जी। तो अच्छा, वहाँ पे जाड़ों में टेम्परेचर जो है वो -20 -30 तक चला जाता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों फौज के बीच में, क्योंकि किसी भी पोस्ट को मेंटेन करने में पैसा लगता है। बिल्कुल। तो उन दिनों जो भी बजटिंग का जो भी इशू रहा होगा गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ जी। तो दोनों देशों और माहौल भी ठीक था, मतलब सीज फायर वो और ये कर रहे थे, अपना ऑब्जर्व कर रहे थे। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जाड़ों में जो ऊपर वाले पोस्ट हैं उनको वेकेट करके लोग बाग नीचे लेकर आ जाएंगे। हाँ जी। ये अंडरस्टैंडिंग थी दोनों फौज के बीच में। ठीक है। लेकिन 1998 के इसमें पाकिस्तान ने क्या किया कि उन्होंने चोरी छुपे उन सबको ऑक्यूपाई कर लिया। विश्वासघात। तो जो मैं विश्वासघात कह रहा था, हाँ, तो ये विश्वासघात हुआ जी। उसके बाद ये 3-4 मई के आसपास जी जो है कुछ बकरवालों ने ऑब्जर्व किया। उसके बाद फिर 6 मई को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया उनका पेट्रोल भेजा गया। हाँ जी। दुख की बात है कि उनको घात लगा के पकड़ लिया गया और ऑलमोस्ट 3 हफ्ते बाद उनके और उनके साथियों का 6 लोगों की ये थी पेट्रोल जी। और उनका शत विशत शरीर वापस हिंदुस्तान को मिला जी। जो कि मतलब सारे युद्ध नियम, सारे इनकी मतलब नहीं सब एक तरफ करके उन्होंने जो जी क्रूरता का जो परिचय दिया गया, क्रूरता का परिचय दिया जी। एंड देन जो है हमारी फौजें, हम लोग मोबिलाइज हुए। हाँ जी। वहाँ पे चूंकि फौज उतनी थी नहीं, तो और भी कश्मीर वैली से भेजे गए, हर जगह से मोबिलाइज हुए। हाँ, हम लोग भी जो वेस्टर्न सेक्टर में थे, हम लोग भी मोबिलाइज हो गए कि अगर ये लड़ाई अन्य क्षेत्रों में जी बढ़ जाती है जी, तो हमें तैयार रहना है।
तो हम सब भी मोबिलाइज हो गए थे। एंड उसके बाद से धीरे धीरे करके एक एक करके जो है करीब 130 चोटियों पे, पोस्टों पे उन्होंने, अनऑक्यूपाइड पोस्ट जो थे उस पे पाकिस्तानियों ने अपने ये बना रखे थे, बंकर्स और पोस्ट बना रखे थे। उन सबको एक लाइन से, तो कारगिल, द्रास, बटालिक, हाँ जी, इन तीनों सेक्टर में जो है एक एक करके फौज ने एक्शन लिया और अल्टीमेटली 26 जुलाई को इलाके को पाकिस्तानियों से फ्री मतलब कि हाँ अब नहीं है जी, तो ये डिक्लेयर हुआ। हाँ जी, जैसे कि अभी जो कुछ दिनों पहले हमारी पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो पूरे देश ने जाना कि किसी भी चीज़ को एक नाम दे दिया जाता है। जो पाकिस्तान की घुसपैठ थी, क्या उसको भी कुछ नाम से पुकारा गया? उन्होंने जो प्लानिंग की थी जी, ये मुशर्रफ साहब की प्लानिंग थी। हाँ जी, और उन्होंने जो प्लानिंग की थी उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन बदर। ओहो, तो इस नाम के तहत जी, और यूं भी कहते हैं, मतलब इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बदर था, पाकिस्तानी कोड नेम। और यूं कहा जाता है कि उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, नवाज शरीफ, हाँ, उनको भी इसके बारे में नहीं मालूम था। हाँ, जो कि मतलब अब क्या ये देश आश्चर्य, है, किंतु ये काफी आश्चर्य की बात है। बट देन ये हुआ। हाँ जी, जी, तो ये नाम जो भौगोलिक स्थिति आपने बताई कि इतनी लंबी लंबी सीधी खड़ी पहाड़ियां थी, ये एक सैनिक के लिए कितनी दुष्कर साबित हुई और क्या कुछ हमें भी लाभ हुआ या सिर्फ हमारे लिए वो दुष्करता ही थी? मैं इसको दो नजर से देखता हूँ। हाँ जी, कि एक तो हम क्यों कर पाए, क्यों कि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, नंबर 1। नंबर 2 जिगरा, मतलब जो दिल है, हाँ जी, वो तगड़ा है कि मुझे ये करना है। जी, जी, ये थे, दुर्गम थे, लेकिन उस दुर्गमता को जो है हमने अपना एडवांटेज इस प्रकार से कर लिया कि कई पोस्ट ऐसे थे जिनका जो आसान वाला अप्रोच था उस पे तो दुश्मन ने अपने वेपन्स जो हैं वो साइट कर रखे थे। हाँ जी, लेकिन जो दुर्गम वाले ऐसे खड़ी पहाड़ियां थी, हमने उस साइड से हमला करके रस्सी और उन सब का इस्तेमाल करते हुए, रस्सियों का और बाकी क्लाइंबिंग गियर का इस्तेमाल करते हुए हमने उस तरफ से हमला किया। तो दुश्मन की ये कहाँ से आ गया, हतप्रभ रह गए, वो हतप्रभ रह गया। जी, मतलब कितनी गहरी सोच और कितना अदम्य साहस जिसे कहेंगे कि ये सोच उनकी कितनी दृढ़ थी कि हम जो चीज़ संभव ही नहीं, उन्होंने सोची, उनके सोच के परे थी, वो हमने उनको हतप्रभ कर दिया, उन्हें हमने चौकन्ना, मतलब वो चौकन्ने थे ही नहीं उस जगह पर, उन्हें हमने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि यार वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसे यहाँ से आ सकते हैं। जो हमारा ऑपरेशन था उसका हमने क्या नाम रखा? तो हमारा जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। अच्छा जी, ऑपरेशन विजय। और इसने अपने नाम को जो है एकदम सार्थक किया। इस ऑपरेशन विजय नाम ने अपने नाम को सार्थक किया कि उनके जो कैजुअल्टीज और जिस प्रकार से उनको भगाया गया इस, और पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान को जो है शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने तो जहादी भेजे हैं लेकिन हमने पूरे सबूत के साथ, और ये कि उनके नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान थे फौज के, 1। नंबर 2 कि मतलब एक्चुअली शर्म की बात है कि आपका अपना बंदा, आपका अपना फौजी अगर शहीद होता है तो कम से कम उसको एक्नॉलेज तो करो। नहीं, वो लेने को ही तैयार वो लेने को नहीं तैयार थे। बिल्कुल, वो लेने को नहीं तैयार थे। इससे बड़ी मतलब ये शर्मनाक। और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो इस चीज को कैसे बर्दाश्त करते हैं। जी, ये उनकी छोटी सोच दर्शाता है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जी भीरू सोच या उनकी मानसिकता की मतलब हमारे लिए असहज है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ। लेकिन फिर भी एक कोई साथी मरता है, यूं साथी छोड़ के जाता है तो मतलब
इतने साल हो गए हैं, जी। लेकिन अभी भी उनकी याद और वो हमारे दिल को कचोटती है। जी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता तो ये कहलाती है कि अगर एक पक्षी, एक चिड़िया भी जब मरी तो वो हमारे लिए इतनी आदरणीय, पूजनीय होती है कि हम उसको मतलब एक इज्जत से उसे दफनाते हैं। और वो उनके तो खुद के साथी थे और उन्होंने उनको मानने से इनकार किया। बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। इससे आप उस समय बहुत कम उम्र के थे और अगर मैं एज अ सिविलियन के तौर पर मैं जानूं कि जब प्रणव मिश्रा, वो एक सैनिक नहीं है, वो एक आम व्यक्ति है, उसके मन में क्या माँ, परिवार क्या आता है? उस सैनिक के मन में क्या आता है जब उसे कहा जाता है कि जाइए आप फ्रंट लाइन पर जाइए? क्या उस समय भावनाएं होती हैं? देखिए मैडम, जो मैंने कहा कि 17 साल की उम्र में जी, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी मैंने ज्वाइन किया था और जिस दिन मैंने एकेडमी में स्टेप रखा था, हाँ जी, उसी दिन से जो है हमारी जो मानसिकता और जो ट्रेनिंग की वजह से वो मानसिकता और रीइंफोर्स होती है जी, कि एक बार हम वर्दी में आ गए और मिशन मिल गया कि ये काम होना है, तो ये सब एक तरफ एक तरफ जी, हो जाता है। जी। नंबर 1। नंबर 2 कि बट इतना मैं कह दूंगा, सुनने में बड़ा ये है, लेकिन हकीकत ये भी है कि हमारा जो फौज का परिवार है जी, वो इतना संगठित है कि मुझे तो इसके दौरान, अगेन नॉट ऑफ विजय बट ऑफ पराक्रम के दौरान, मेरी बेटी छोटी सी थी, 3-4 साल की थी, उसको निमोनिया हो गया। जी। मैं कहीं फॉरवर्ड उसमें बॉर्डर पे था, हाँ जी, तो पीछे से, और जिस स्टेशन में थे वहाँ उतनी सुविधाएं नहीं थी। हाँ, तो जो हमारे सीओ साहब की पत्नी थी, जी, उनको ड्राइविंग उन्होंने नया नया सीखा था, तो मेरी पत्नी को बैठा के बच्चे को लेके और करीब 60 किलोमीटर ओह, वो खुद एक शहर से दूसरे शहर, उनको मतलब ये लोग अपना डुक 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 करते हुए अस्पताल गए और वहाँ पे फिर वो भर्ती हुई। और ओहो, तो जो सपोर्ट मिलता है हमें, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो सपोर्ट मिलता है हमें, वो उसका कोई अनबिलीवेबल रहता है। उसका कोई बराबरी कोई नहीं कर सकता है कि कोई हमारी विश्वास भी हाँ, कैसे करेगा कि एक वो अपने आप में एक संगठन हो जाता है, वो एक परिवार हो जाता है और उसमें तेरा और मेरा नहीं होता, सब हमारा होता है। जी, अगर हम बात करें विजय दिवस की और अगर विक्रम बत्रा जी की बात नहीं हो तो ये अधूरी सी रहती है ये बात। तो कैसा था उनका व्यक्तित्व, उनके विषय में अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? ओके, कैप्टन विजय बत्रा वो एक अलग ही इंसान थे जी। वो थे एक 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स जी, उस पलटन के थे जी, और उस पलटन को वो पलटन उसको अब पीवीसी पलटन भी कहते हैं। उनको 2 परमवीर चक्र मिले थे उस लड़ाई में। जी, जो वो फेमस हो गए एकदम, जी। जो मतलब एकदम मीडिया और उसमें आए कि एक पॉइंट था .5140, तो उसको कैप्चर करने का टास्क मिला था। तो जब उसको करके उस पर फतेह पा ली उन्होंने, तो जब वापस आए तो एक किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा ये दिल मांगे मोर। तो ये जो स्लोगन था, ये दिल मांगे मोर, इसने हम सब भी यंगस्टर्स थे, हालांकि कैप्टन बत्रा मेरे से जूनियर रहे होंगे जी, तो जूनियर थे, बट हम सब का मतलब आज भी मैं सोचता हूं तो कि किस गूज़बम्स होते हैं कि उस वक्त भी। एंड फिर 7 जुलाई को तो एक के बाद उन्होंने अपने शौर्य से, अपने साहस से, अपनी प्लानिंग, अपने दम से जो है उस रेंज की कई पोस्ट्स को खाली कराए और भगाया घुसपैठियों को। कैसा वीर सपूत था वो, कैसी उसकी सोच थी, क्योंकि कभी कभी तो कहा जाता है ना कि व्यक्ति कभी कभी इतना ज़्यादा अपना
आत्म मंथन में हो जाता है कि दूसरे की रोटी भी कभी कभी छीनने पर आ जाता है, लेकिन यहाँ वो वीर सैनिक हैं जिन्होंने कि दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान की परवाह ही नहीं करी। सर, मैं उस सोच के विषय में और थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि कैसा लगता है जब अपना एक साथी सामने उसका बलिदान हो चुका है, क्योंकि कहा हम भी इंसान हैं, हमें भी कहीं ना कहीं मन में घबराहट होती है, डर लगता है अपने व्यक्ति को मरते हुए देखना और उसके बाद अपना बलिदान दे देना दूसरे के लिए, इस सोच के लिए और अगर कुछ बताना चाहें। फौज का जो है नाम, नमक, निशान जी, ये तीन जो शब्द हैं, हाँ जी, ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं जी। जैसे आज भी आई रिमेम्बर कुछ दिन पहले जब आपने कहा था कि, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि क्या फॉर्मेट होगा वो मुझे बताइए। हाँ जी। क्यों? क्योंकि मैं बिना तैयारी किए नहीं आ सकता हूँ जी, वो नंबर 1। नंबर 2 कि मैं कैसे हूँ, मेरे लिए आज भी मायने रखता है मेरा व्यवहार जो है जी। क्योंकि समाज में लोग ये ना कहें कि यार ये कैसा फौजी है, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और नाम, नमक, निशान के आगे हमें और कोई नहीं सूझता है। और इसीलिए जब सर्विस में और ऐसे कठिन परिस्थितियों में जब इस प्रकार की विपदा आती है, तो हम यही सोचते हैं कि मेरा साथी है, मेरी रेजिमेंट का है, मेरी टीम का है, तो इसका जो वेलफेयर है, इसकी जो सेफ्टी है, वो मेरे से पहले आती है जी। चलते चलते एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए। मैं यही कहूँगा कि एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस व्यापक तौर पे कारगिल विजय दिवस, क्योंकि हम तो मनाते हैं जी, फौज में हम तो ऑब्जर्व करते हैं, हाँ जी, लेकिन बाकी बाहरी दुनिया में, सिविलियन दुनिया में भी कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, हाँ जी। लेकिन देश रक्षा जो है केवल फौज सैनिकों की जिम्मेवारी नहीं है, ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है जी। तो हम जिस भी क्षेत्र में हों, चाहे छात्र हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हों, जिस भी क्षेत्र में हों, हमें अपनी जिम्मेदारी और जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बखूबी और ईमानदारी से हमें करना चाहिए। बहुत अच्छे से समझाया। That is all. जी, बहुत अच्छे से समझाया। और मुझे लगता है कि जो पल आपके साथ बीते वो मेरे लिए बहुत ही गौरव के क्षण थे। आपको भी एक बार फिर से विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद सर आपका। जी हाँ दर्शकों, ये है वो वीर सैनिक जिन्होंने अपना सोचना समझा ही नहीं, कभी उन्होंने चाहा ही नहीं कि वो अपने खुद के बारे में सोचें, वो हमारे लिए सोचते हैं। हम अपने घर में आसान से ज़िंदगी जिएं और आराम से चैन की नींद सोएं, उसके लिए ये अपना सर्वोच्च न्योछावर कर देते हैं। एक बार फिर से आपको कारगिल विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ पूर्वा राय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।